ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। सोशल फार्मेसी जैसा कि पता है डी फार्म फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है। क्रैश कोर्स 2026 में टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज 60वां भाग कवर करने वाला है। कौन सा भाग? 60वां भाग, मतलब पार्ट 6 कवर करने वाले हैं। कल क्या पढ़े थे? कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराए थे। उस टॉपिक का नाम क्या था? आइए चलिए थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लेते हैं। जो पहला वाला टॉपिक था जो कल हम पढ़े थे, वो टॉपिक क्या था? वो टॉपिक क्या था अगर आपको दिखाए तो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। टॉप 20 के लॉन्ग क्वेश्चन में 60वें क्वेश्चन तक सोशल फार्मेसी में कंप्लीट कर चुके हैं और 60वां क्वेश्चन था डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में बताइए। बहुत अच्छे तरीके से कल हम बता चुके थे आपको कि यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन को डिटेल्स में अध्ययन किया जाता है, उसके कंपोजिशन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की कितने दूरी में फैला हुआ है, ये सारा अध्ययन करते हैं हम किसमें? डेमोग्राफी में। ठीक है, तो डेमोग्राफी में जब अध्ययन किया गया और भी पूरे संसार लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, तो पूरा देखा गया, तो ऐसे एक में हम अध्ययन नहीं कर सकते कि गिने ऐसे 1 2 3 4, नहीं, उसके लिए एक साइकिल तैयार किया। ठीक है, इसके लिए एक साइकिल तैयार किया जिसका नाम रखा गया डेमोग्राफिक साइकिल। उस डेमोग्राफिक साइकिल से हमें बहुत अच्छे तरीके से कैटेगराइज कर दिया गया कि कहाँ पे किस कैटेगरी में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, इस तरह से। ओके, तो इस साइकिल को बोलते हैं डेमोग्राफिक साइकिल, और डेमोग्राफिक साइकिल कुछ इस तरह से है। ये यहाँ पे आपको बताए थे हाई टेनरी स्टेज, यहाँ पे 4-5 फेज होते हैं। ठीक है, यहाँ पहला जो फेज था वो है हाई टेनरी फेज, दूसरा था अर्ली स्पेंडिंग, तीसरा था लेट स्पेंडिंग, चौथा लो स्टेनरी और पांचवा डिक्लाइनिंग स्टेज। ठीक है, यही कल आपको बताए थे। जो फर्स्ट स्टेज था जिसको हाई स्टेनरी स्टेज कहते हैं, इस चरण में क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं। उच्च होने का मतलब जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग मर रहे थे, तो यहाँ पे जनसंख्या क्या था? एकदम सही था। ठीक है, ये पहले चरण में था। दूसरे में क्या कह रहा है, सेकंड स्टेज में, कि इसे हम बोलते हैं अर्ली स्पेंडिंग स्टेज। सेकंड वाला जो है वो है अर्ली स्पेंडिंग स्टेज। इस चरण में मृत्यु दर घटने लगती है। मृत्यु दर घटने का मतलब कि लोग थोड़ा कम मरने लगते हैं, और जन्म दर स्थिर रहती है। मतलब जो डेथ रेट है, डेथ रेट तो ठीक है, मतलब घटने लगा, क्योंकि वहां उस समय एंटीबायोटिक्स आया, या फिर एंटीबायोटिक्स नहीं तो लोग जागरूक हो गए, वैक्सीनेशन होने लगा, तो ऐसे में लोग की डेथ की रेट जो है कम हो गया। अब लोग मरना कम हो गए, और सोचिए पैदा वैसे ही हो रहे हैं, थोड़ा कम हुए हैं, तो जनसंख्या थोड़ा सा क्या होगा? बढ़ेगा। अर्ली स्पेंडिंग स्टेज में जनसंख्या क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि लोग मरना कम हो, डेथ रेट कम हो गया, बर्थ रेट हमारा स्थिर ही है, वैसे ही है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ेगा। थर्ड स्टेज को बोलते हैं लेट स्पेंडिंग स्टेज। अर्ली और लेट, अर्ली मतलब अर्ली को मान के चलिएगा सेकेंड स्टेज, और लेट स्पेंडिंग स्टेज है थर्ड वाला। इसे देर से विस्तार चरण कहा जाता है। इस चरण में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों में गिरावट आती है। मतलब मृत्यु दर और बर्थ रेट और जन्म जो डेथ रेट है दोनों में गिरावट आती है, लेकिन फिर भी इतना गिरावट बर्थ रेट में नहीं आती है कि बराबर हो जाए। बर्थ रेट फिर भी थोड़ा ज्यादा रहता है, मतलब जन्म दर थोड़ा सा ज्यादा रहता है और डेथ रेट में गिरावट आती है। और जन्म दर थोड़ा ज्यादा रहेगा तब भी कह सकते हैं जनसंख्या में थोड़ा बहुत विस्तार होगा, एकदम नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। आपको बताए थे कल 60:40 का रेशियो। ठीक है, बर्थ रेट मतलब है जन्म दर जो है, सॉरी डेथ रेट है, अगर 40% लोग मर रहे हैं तो 60% लोग पैदा भी हो रहे हैं, तो ऐसे में हल्का सा पॉपुलेशन बढ़ेगा। ओके, जो कि थर्ड स्टेज था। फोर्थ स्टेज क्या था? जिसको लो स्टेनरी स्टेज कहते हैं। हाई स्टेनरी स्टेज में जितने लोग पैदा हो रहे थे उतने लोग मर रहे थे, पहला स्टेज था। ठीक है, जितना बर्थ रेट ज्यादा था उतना ही डेथ रेट ज्यादा था। फोर्थ स्टेज जो था लो स्टेनरी स्टेज, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसे हम निम्न स्तरता चरण भी कहा जाता है। इसमें जो बर्थ रेट है, जन्म दर है, और मृत्यु दर दोनों कम होती है, मतलब डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों कम होती हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, मतलब लोग पैदा भी कम हो रहे हैं और लोग का डेथ भी हो रहा है, तो ऐसे में पॉपुलेशन क्या है? एकदम कांस्टेंट है, स्थिर है। ओके, जब लोग कम पैदा हो रहे हैं और लोग मर भी कम रहे हैं तो क्या है? पॉपुलेशन स्थिर है। और जब लोग ज्यादा पैदा भी हो रहे हैं और ज्यादा मर भी रहे हैं तब भी स्थित है। मतलब पहला वाला और चौथा वाला, पहला चौथा, पहला वाला है आपका हाई स्टेनरी स्टेज और चौथा वाला है लो स्टेनरी स्टेज। पहले वाले में लोग जितना ज्यादा पैदा हो रहे हैं उतना ही ज्यादा मर रहे हैं, और चौथे वाले में कह रहा है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम रहे हैं। ठीक है, जितने कम लोग पैदा भी हो रहे हैं उतने कम लोग मर ही रहे हैं, तो ऐसे में भी जनसंख्या क्या है? कांस्टेंट है। ओके, और लास्ट आपका बता पांचवा जो डिक्लाइनिंग स्टेज होता है, जो कि घटती अवस्था जिसको बोलते हैं। ठीक है, इस चरण में जन्म दर मृत्यु दर से कम होती है। मतलब जो लोग मर रहे हैं वो तो ठीक है, मतलब डेथ रेट यहाँ पे तो है,
ठीक है, जो लोग डेथ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जन्म दर जो है, बर्थ रेट है, ये भी कम हो गया, लोग जागरूक हो गए। ठीक है, हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करने लगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जनसंख्या थोड़ा सा यहाँ पे घटना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 स्टेज में बांटा गया है, जिसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे, अच्छे से देखेंगे, एक बार प्रैक्टिस करिएगा, देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। अब जैसे कि पता है, हम पहले टॉप 20 को टारगेट कर रहे हैं। टॉप 20 अगर एक बार हो जाए तो टॉप 50 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, और उम्मीद यही है कि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आज कितनी तारीख है, 6-7, 15 अप्रैल तक, 15 से 18 अप्रैल तक पूरा कंप्लीट कर दे सोशल फार्मेसी का टॉप 20। बाकी देखते हैं कैसा होता है। 7वां क्वेश्चन टॉप 20 का आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ए डिटेल नोट ऑन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। MACRO माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में लिखिए या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दोनों के बारे में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दोनों में क्या अंतर है। यहाँ MACRO है, यहाँ MICRO है। ठीक है, MACRO माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर विस्तृत नोट लिखें। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिए वॉइस वगैरह आ रहा है, तब हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, वरना हमें पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, अब आप बताइए, वॉइस वगैरह आ रहा था, वॉइस वगैरह आ रहा है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हिमांशु जी, मिथिलेश सर टेंशन में डालते रहते हैं सर, ईगो में रहते हैं। मैं तो हिंदी में लिख पाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं उनको इंग्लिश में लिख सकता हूँ। सर बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हिमांशु जी, अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखना चाहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बस राइटिंग आपकी अच्छी रहे, हेडिंग वगैरह को आप कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में लिखें। आपने जो कंटेंट है बीच वाला, उसको मिक्स करके समझाइएगा, ठीक रहेगा। चलिए, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर आ रहा है, सब कुछ क्लियर आ रहा है। हम सुन नहीं पा रहे हैं, आप बताइए वॉइस वगैरह क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। चलिए, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, चलिए, बीच बीच में आपसे पूछते रहेंगे, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसके बारे में डिटेल्स में लिखना है, क्या होता है आइए चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स, हमें यहाँ न्यूट्रिएंट्स नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में माइक्रो और माइक्रो के बारे में। न्यूट्रिएंट्स सभी को पता होगा, पोषक क्या होता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या कहेंगे, अगर हमें जैसे कुछ नहीं पता है, आप तो जानते होंगे भैया कितना न्यूट्रिशन मिलता है उनको। ठीक है, इसमें कितने न्यूट्रिशन होते हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, इसको हम पोषक कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि ये हमारे बॉडी में, जैसा कि पता है, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत सारे पाथवे चल रहे होते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट रोल में बहुत सारे जो आप देखे होंगे, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है। ठीक है, और मिनरल्स बहुत सारे हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एंजाइम बहुत सारे वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे में होता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, जो हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर बायोकेमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो और माइक्रो। अब माइक्रो क्या होते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, किसमें, 2 भाग में। पोषक तत्वों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला MACRO माइक्रो। अब नाम है माइक्रो, माइक्रो का मतलब बड़ा या ज्यादा। दे आर रिक्वायर्ड इन द लार्ज अमाउंट बाय द बॉडी, सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ बाय द बॉडी, मतलब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इसको हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ये शरीर द्वारा बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सॉरी, ये शरीर द्वारा बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं का मतलब कि हमारे बॉडी को इसकी ज्यादा आवश्यकता होती है, इसकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। ठीक है, ये हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और नाम है माइक्रो, MICRO, माइक्रो मतलब छोटा या कम। दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट बाय द बॉडी। ठीक है, ये शरीर द्वारा छोटी मात्रा में आवश्यक होते हैं, मतलब ये हमारे बॉडी के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, हमारे बॉडी के फंक्शन जितने भी बायोकेमिकल पाथवे हो रहे हैं उनको मेंटेन करने के लिए। तो इसके एग्जाम्पल है विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, विटामिन और खनिज इसके एग्जाम्पल हैं। तो आप सबसे पहले होते क्या है और एग्जाम्पल पे फोकस करिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसको हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल आपके क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट।
क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे आपका डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, आप एक हेडिंग और मेंशन करिएगा, एग्जांपल। माइक्रो में बताया गया दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय द बॉडी, फुल स्टॉप लगाइएगा, सच एस, तो यहाँ पे लिखिएगा एग्जांपल, सच एस करके ऐसे लिखिएगा, सच एस अंडरलाइन, उसके बाद एग्जाम्पल, ये आपकी हेडिंग रहेगी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप लिखिएगा क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जैसे कि एग्जाम्पल में बताएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ओके, एग्जाम्पल जरूर मेंशन करिएगा। यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जाम्पल है कि नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान से एग्जामिनर नहीं चेक करता है, तो एग्जाम्पल आप हाईलाइट करिएगा, जो हेडिंग रहेगा तो समझ में आ जाएगा कि आप एग्जाम्पल बताए हैं। ऐसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी लिखा हुआ है सच एस, तो सच एस के बाद, सच एस का मतलब होता है जैसा कि, अंडरलाइन करेंगे, फिर आप लिखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बाद आप बताएंगे विटामिन और मिनरल्स। क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छा। अब इस दोनों को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं, क्योंकि डिटेल में पूछा है। मैक्रो मतलब जिसको हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया। माइक्रो का मतलब जिसको हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के फंक्शन को काम करने के लिए कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसको हमारे बॉडी में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, वो है माइक्रो। एग्जाम्पल में विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। एक बार क्लियर कर दीजिए, यहां तक समझ में आया? चलिए, अभी तो हम चैट देख नहीं पा रहे हैं, अब इसको हमको हटाना पड़ेगा। चलिए अब एक बार क्लियर कर दीजिए, ये समझ में आया? चलिए यहां तक का क्लियर समझ में आया? चलिए ठीक है अंशिका जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। 22 वगैरह आ रहा है ना क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। चलिए चलिए, थैंक फॉर सजेशन, रिप्लाई करने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लियर करते हैं और देखते हैं। हाँ एक बार और बता दे रहे हैं, सरसरी निगाह से देख लेते हैं। चलिए सरसरी निगाह से एक बार और देख लेते हैं। देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ओके, जैसा कि देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स ही तो हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं, जितने विटामिन मिलते हैं सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, हमारे बॉडी में कितना जरूरी है, हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगा अगर ये सब नहीं होता तो। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ये सारे आते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, मिनरल्स है, विटामिन है, सब आते हैं। इसलिए इसको दो भाग में बांटा गया है, एक का नाम है माइक्रो और एक का नाम है माइक्रो। MACRO, माइक्रो का मतलब बड़ा, हमारे बॉडी में इसकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसको ज्यादा मात्रा में खाने की आवश्यकता होती है हमारे बॉडी में। ठीक है, और माइक्रो होता है इसको अगर कम मात्रा में भी लिया जाए तब भी काम चल जाएगा। ओके, जैसे विटामिन और मिनरल्स। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल भी आप बता दिए, सच एस के बाद एक हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल, और उसमें विटामिन और मिनरल्स बताएंगे। यहाँ भी सच एस का मतलब होता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो डायरेक्ट मत लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा, फिर आप नेक्स्ट लाइन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट बताएंगे। इतना करिएगा तो काफी अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को कवर करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, उसके बाद विटामिन को, मिनरल्स को। यहां से क्वेश्चन पूछता है, खासकर MCQ में, लॉन्ग में भी देखिए पूछा हुआ है, तो एक एक करके हम कवर करेंगे। कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है। ओके, तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो देखिए आपको लिखना क्या है, दे आर बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन द लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पे जो भी जिंदगियां हैं, जो भी लाइफ हैं, उनके लिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक बेसिक सोर्स है ऊर्जा का, ऊर्जा का एक, ये पृथ्वी पर जीवन चलाने के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ओके, इट इज द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, ये सभी जीवित प्राणियों का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, ये मेन एनर्जी सोर्स होता है, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जीवित जीव होते हैं, उनका एक मुख्य सोर्स होता है ऊर्जा का कार्बोहाइड्रेट। केमिकली कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है जिसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट जैसा कि समझ पाए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है, आपके किसमें पाया जाता है, ये क्या बोलते हैं, चावल हो गया, गेहूं हो गया, गुड़ हो गया, शहद हो गया, चीनी हो गया, सब तो कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर केमिकली कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है तो इसको लिखा हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। इसका मतलब क्या हुआ, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब हो गया ग्लूकोज, पॉलीहाइड्रोक्सी, यहां लिखा एल्डिहाइड जिसको हम लिख दे रहे हैं CHO, इसका मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज। क्योंकि जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आएगा,
और फ्रेक्टोज का जब बनाएंगे, फ्रेक्टोज का बनाएंगे तो क्या आएगा, कीटोन आएगा, कीटोन ग्रुप आएगा। तो उसी बात को लिखा हुआ है कि केमिकली अगर कार्बोहाइड्रेट को कहें तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। अगर आपको ये नहीं लिखना है, टफ लग रहा है, तो केमिकली कार्बोहाइड्रेट आर एल्डिहाइड अगर है तो इसको एल्डोज लिख दीजिए, एल्डोज एंड कीटोन लिखा है तो सॉरी कीटोन लिखा हुआ है जो कि फ्रेक्टोज की बात हो रहा है तो इसको कीटोज लिख दीजिए। ठीक है, ये आपको आसान लगेगा कि केमिकली कार्बोहाइड्रेट आर एल्डोज एंड कीटोज, एल्डोज एंड कीटोज, ALDOSE एल्डोज, KETOSE कीटोज। ठीक है, आपको अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन याद करने में टफ लग रहा है तो एल्डोज एंड कीटोज कर दीजिए। एल्डोज मतलब एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें हो और किसमें होता है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, और फ्रेक्टोज का मतलब जिसमें कीटोन ग्रुप हो और वो भी होता है किसमें, फ्रेक्टोज के स्ट्रक्चर में। बस आपको यही बताना है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। केमिकली कार्बोहाइड्रेट को अगर कहें तो ये एल्डोज और कीटोज के फॉर्म में होते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है 4 किलो कैलोरी पर एनर्जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम जो कार्ब्स होता है वो कितना ऊर्जा देता है, तो 4 KCl देता है। ठीक है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। तो 1 ग्राम कार्ब्स की बात करें कार्बोहाइड्रेट तो 4 किलो कैलोरी पर ऊर्जा देता है। ओके, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। समझ में आया? चलिए, तो ये 4-5 पॉइंट है जिसको आप अच्छे से देख के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं प्रोटीन। अच्छा हाँ, थोड़ा सा आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हो सके तो एग्जाम्पल में बता दीजिएगा, नीचे लिखिएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या बताएंगे, एग्जाम्पल में हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया फ्रेक्टोज, ग्लूकोज फ्रेक्टोज माल्टोज लैक्टोज, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको ग्लूकोज फ्रेक्टोज ये दोनों याद करके यहाँ पे लिख दीजिएगा एग्जाम्पल में, क्योंकि आप जो बताए हैं एल्डोज कीटोज, ये ग्लूकोज फ्रेक्टोज ही बताया है लेकिन केमिकली बताया है। अब यहाँ एग्जाम्पल डाल के ग्लूकोज फ्रेक्टोज नीचे लिख दीजिएगा अपने कॉपी में अगर नोट्स बना रहे हैं तो। ठीक है, चलिए प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन तो भैया सभी लोग को पता होगा। जैसे जो लोग जिम जाते हैं तुरंत कहते हैं प्रोटीन बहुत जरूरी है। ठीक है, काम कर रहे हो प्रोटीन बहुत लो, प्रोटीन हमारे मसल्स को बिल्ड बनता है, बॉडी बनाने में मदद किया जाता है। हाँ, वही बात सच है। दे आर लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीनो एसिड। इसका क्या मतलब हुआ, प्रोटीन जो होता है ये अमीनो एसिड के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होता है। किसके, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होता है। नियर अबाउट 20 से 22 अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसपे मेड अप ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीनो एसिड, अमीनो एसिड बनाता है जिसमें क्या शामिल हो, नाइट्रोजन शामिल होता है। दैट आर यूनाइटेड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज, जो कि एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। जैसा कि बात करें कई सारे अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं, नियर अबाउट 20 से 22 अमीनो एसिड, तो प्रोटीन बनता है। लेकिन कैसे जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है, अगर हम कहें कि ये अमीनो एसिड है, फिर ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ठीक है, ये क्या है, अमीनो एसिड। तो कह रहे हैं कि इतने सारे जब अमीनो एसिड है तो ये आपस में जो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इस बॉन्ड का कुछ तो नाम होगा। जी हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम है, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम है, पेप्टाइड बॉन्ड नाम है। ध्यान दीजिएगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज का मतलब कि ये लिंक हुए हैं किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो जब कई सारे अमीनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन बना रहे हैं तो ये जो बॉन्ड है ना, उसको कौन सा बॉन्ड कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, चलिए, तो दे आर लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीनो एसिड जिसमें दैट आर यूनाइटेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, जो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। हिंदी में देख लें, ये बड़े अणु होते हैं जो नाइट्रोजन से बने होते हैं, जिसमें अमीनो एसिड होते हैं जो पेप्टाइड लिंक के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ठीक, इट एडल्ट, एडल्ट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 16% ऑफ बॉडी वेट इज एट्रीब्यूटेड बाय प्रोटीन एंड नेक्स्ट टू वाटर। तो एक एडल्ट मतलब अगर वयस्क में शरीर के कुल वजन का लगभग 16% प्रोटीन से संबंधित होता है। तो एक अगर हेल्थी पर्सन या एडल्ट की बात किया जाए तो उसके टोटल वेट का जो 16% भाग है वो प्रोटीन से संबंधित होता है, और यह पानी के बाद दूसरा सबसे अधिक मात्रा होता है। वाटर के बाद सबसे अधिक मात्रा कुछ होता है तो प्रोटीन होता है। ठीक है, ए टोटल 22 अमीनो एसिड आर नाउ नोन टू बी फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी। कह रहा है कि यहाँ पे कुल 22 अमीनो एसिड अब मानव शरीर के लिए शारीरिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे प्रोटीन के लिए, थोड़ा सा देखिएगा, फोकस करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो कि अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। अगर आपको टफ लग रहा हो, इसका और इजी लैंग्वेज बताएं, पहले वाले का अगर इसको नहीं याद करना चाहते, इस वाले को दूसरे लाइन से याद करना चाहते हैं तो पहला क्या लिखिएगा। चलिए हम ब्लैक स्क्रीन पे जल्दी से बता देते हैं।
प्रोटीन के बारे में अगर आपको फर्स्ट लाइन लिखना हो, इजी एकदम आसान से याद हो जाए, तो लिखिएगा प्रोटीन हमें पता है कि अमीनो एसिड के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन इज ए बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड। एक मिनट, अमीनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन अमीनो एसिड के छोटे छोटे खंड से मिलकर बने होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब कि छोटे छोटे खंड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नेक्स्ट टाइम में एग्जाम्पल बता देंगे। क्या बता देंगे? एग्जाम्पल में क्या बताएंगे? प्रोटीन क्या क्या है आपको पता है? आपके बॉडी में प्रोटीन कहाँ क्या क्या मतलब प्रोटीन क्या क्या है? कोई नाम प्रोटीन का? बिल्कुल नाम बता दीजिए। आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है। कैसे प्रोटीन हुआ? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में कैरी करता है, ट्रांसफर करता है। और दूसरा एग्जांपल बता सकते हैं, हीमोग्लोबिन हो गया। हमारे बालों में पाया जाता है क्रिएटिन। क्रिएटिन भी क्या है? प्रोटीन है, जो हमारे बालों में पाया जाता है, हमारे नाखून में पाया जाता है, ठीक है। हमारे बाल इतने जो घने होते हैं, आप देखिए शैम्पू में भी क्रिएटिन मिला होता है। क्रिएटिन प्रोटीन होता है जो कि हमारे बालों और नाखूनों और हमारे स्किन में पाया जाता है। और बता सकते हैं, हीमोग्लोबिन हो गया, क्रिएटिन हो गया, और एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, लेकिन ज्यादा लंबा हो जाएगा। एंटीबॉडीज भी प्रोटीन होता है जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है। तो हीमोग्लोबिन, क्रिएटिन, ईटीसी ये आप बता सकते हैं। प्रोटीन इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड, एग्जांपल में हीमोग्लोबिन, क्रिएटिन, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कि उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा जो वहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखते हैं, इसको हम आपके नोट्स में ऐड कर देंगे, एक मिनट, ठीक है। यहां लिखा हुआ है यहां से कि इन एडल्ट अप्रॉक्सिमेटली 16% ऑफ बॉडी वेट इन एट्रीब्यूटेड बाय प्रोटीन। मतलब कि अगर एक वेस्ट की बात करें तो उसका बॉडी वेट का, उसके भार का, बॉडी के भार का 16% वेट कहा जाए तो फिर 60% भाग प्रोटीन का होता है। उसके बाद वाटर का, मतलब वाटर के बाद दूसरा कोई सबसे ज्यादा होता है तो प्रोटीन होता है। और नियर अबाउट 22 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ओके, कुल 22 अमीनो एसिड अब मानव शरीर के लिए शारीरिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक। चलिए, तो प्रोटीन के बारे में आप समझ गए, इतना ही काफी है, सफिशिएंट है। बाकी बायोकेमिस्ट्री सेकेंड ईयर में तो आप डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, फैट वसा की बात करते हैं, जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि पोलर सॉल्वेंट वाटर में अघुलनशील होते हैं। सभी को पता है वसा जो होता है, तेल वसा, ये पानी में नहीं घुलता। ये घुलता कहाँ है? तो किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। कोई ऑर्गेनिक विलायक में घुलता है, जैसे ईथर, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। ओके, तेल और वसा जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और जो कि पोलर सॉल्वेंट मतलब पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, अघुलनशील होते हैं। लेकिन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो जैसे कि ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, HCl हो गया, तो इसमें क्या होता है? डिजॉल्व होते हैं। फैट आर फैट आर डिस्टिंग्विश्ड बाय ऑयल्स बाय दियर डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। देखिए क्या कह रहा है कि फैट और ऑयल्स दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स थोड़ा डिफरेंट हैं। फैट आर सॉलिड एंड ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा यहां से यहां तक। ओके, फैट की बात करें, वसा की बात करें, तो वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो पोलर सॉल्वेंट पानी में अघुलनशील होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन इन ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं? बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने सारे हैं उसमें घुलनशील होते हैं। फैट को उनके अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट से, तेलों से अलग किया जाता है। फैट जो वसा होता है उनको अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट से, जो ऑयल्स होते हैं उनसे अलग किया जाता है। कमरे के तापमान पर फैट ठोस होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो फैट होता है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? सॉलिड होता है। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। और तेल जो होता है, ऑयल जो होता है, वो क्या होता है? लिक्विड होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ऑयल लिक्विड होते हैं और फैट सॉलिड होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में घी है, मक्खन है। अब घी है, उसको गर्म करके रूम में ले जाइए, आप देखेंगे धीरे धीरे रूम टेम्परेचर का जो तापमान है, घी ठंडा हो जाएगा। मक्खन है, मक्खन ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर तेल लेके जाइए, ऑयल को लेके जाइए गर्म करके, या फिर जम गया हो, तो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फैट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, ठोस, और ऑयल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए कुछ बेस्ट सोर्स बताया है कि फैट का जो मुख्य स्रोत है जहां से हमें वसा मिलता है और इससे हमें ऊर्जा मिलता है, तो जैसे सलमान हो गया,
ठीक है, जूम करके दिखाएं तो सैल्मन, सैल्मन एक प्रकार की मछली होती है, उसको बोलते हैं सैल्मन। ठीक है, ओलिव ऑयल जिसको जैतून का तेल कहते हैं, अंडा हो गया, एग, एवोकाडो हो गया, पीनट्स बटर हो गया, या फिर दही हो गया, इस सब से हमें फैट्स मिलते हैं। और बहुत सारे फैट के सोर्सेस हैं जिसको आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, तो आप द बेस्ट फैट सोर्स समझ लीजिए क्या क्या है। ओके, चलिए अब विटामिन की बात करते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट देखिए, आप फैट देखिए बहुत अच्छी तरीके से। अब विटामिन की बात करते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, एक बार क्लियर कर दीजिए, उतना समझ में आया? नहीं तो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, आपको आएगा ही नहीं तो मजा कैसे आएगा। ठीक है, हाँ, चलिए एक बार क्लियर कर दीजिए, समझ में आया? पोलर सॉल्वेंट का मतलब यहाँ से वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, नॉन पोलर होता, पोलर सॉल्वेंट मतलब कि हाइड्रोफिलिक, और अगर नॉन पोलर होता तो हाइड्रोफोबिक होता, जो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक, चलिए चलिए क्लियर समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को कवर करते हैं। ठीक है संतोष जी, पोलर सॉल्वेंट का मतलब, सॉल्वेंट का मतलब विलायक, और पोलर सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे वाटर से रिलेटेड कर रहा है, एक ऐसा विलायक जो हाइड्रोफोबिक नेचर का हो, सॉरी हाइड्रोफिलिक नेचर का हो। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जो पानी के साथ रिएक्शन करे। ओके, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कहा गया पोलर सॉल्वेंट, दे आर इनसॉल्युबल, पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्वेंट इनसॉल्युबल, और पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पोलर सॉल्वेंट जो वाटर होते हैं, वाटर, तो यहाँ पे कह रहा है कि वसा जो होता है, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब कि इनसॉल्युबल मतलब अघुलनशील होते हैं, ये घुलते नहीं है। ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। फिलिक मतलब जो पानी के साथ जुड़ते हैं। कौन? जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं। अब बताइए, वसा क्या पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा। ये घुलता किसमें है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक विलायक में, जैसे कि अगर एथर का घोल है, बेंजीन का घोल है, क्लोरोफॉर्म है, इसमें घुल जाएगा, लेकिन पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ बात करते हैं विटामिन की। विटामिन जो होता है, दे आर एसेंशियल फॉर द गुड हेल्थ। विटामिन कह सकते हैं कि बहुत आवश्यक है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ईच विटामिन हैज इन आउन जॉब टू परफॉर्म, हर विटामिन का अपना अलग अलग रोल है हमारे बॉडी में काम करने के लिए। इफ ए विटामिन इज मिसिंग, यदि विटामिन मिस होता है, इट विल क्रिएट ए डिफिशियंसी डिसऑर्डर, तो बहुत सारे डिफिशियंसी डिसऑर्डर होंगे, विटामिन की वजह से बहुत सारे रोग होंगे। ठीक है, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक है फैट सॉल्युबल और दूसरा है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आएगा एडीईके। हाँ देखिए, ए हो गया, ए डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, यहाँ बीच में एंड लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में। ए डी ई के, ये हो गया फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल हो गया विटामिन बी एंड सी। ठीक है, बीच में एंड कैपिटल लेटर से लिखा था, ये कंफ्यूजन था, लेकिन अब सही हो गया होगा। विटामिन ए डी ई के ये होते हैं फैट सॉल्युबल, वसा में घुलनशील विटामिन, और वाटर सॉल्युबल होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जो पानी में घुलते हैं, ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते। दे आर रिमूव्ड इन यूरिन, ये यूरिन के थ्रू बाहर हो जाते हैं। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन आर स्टोर इन लीवर, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये हमारे लीवर में स्टोर हो जाते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। तो विटामिन एक अच्छे, ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। प्रत्येक विटामिन का अपना कार्य होता है। यदि कोई विटामिन गायब होता है या विटामिन नहीं होता है, तो यह उसकी कमी से संबंधित विकार उत्पन्न करेगा। विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। विटामिन ए डी ई और के जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं, बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होने देते। ठीक है, मतलब पानी में स्टोर नहीं करते हैं, ये यूरिन के माध्यम से निकल जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन यकृत में संग्रहित होते हैं, मतलब लीवर में स्टोर होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, खासकर जो विटामिन बी की फैमिली है। आपको पता है विटामिन बी की पूरी फैमिली है, क्या है? फैमिली है, जिसकी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी10, इस तरह से पूरी फैमिली है। तो इस फैमिली को हमें जानना बहुत जरूरी है, लेकिन पहले फैट सॉल्युबल समझ लेते हैं। ए डी ई के, ए डी ई और के। ठीक है, अगर जूम करके दिखाएं तो सबसे पहले तो आपको इनका केमिकल नेम याद रखना है। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल।
विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्कीफ्रॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फाइलोक्विनिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए का रेटिनॉल, डी का कैल्कीफ्रॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फाइलोक्विनिन। ओके, सबके अपने अलग अलग रोल है, हम आगे देखते हैं, आइए अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन केमिकल नेम आप ध्यान रखिएगा, विटामिन के नाम से नहीं, केमिकल के नाम से, केमिकल नेम के नाम से पूछता है कि इसकी कमी से क्या रोग होता है। ए रेटिनॉल, डी कैल्कीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल और के फाइलोक्विनिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया विटामिन फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी और सी आते हैं, तो सी हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। सी हो गया क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। सी क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, फैट सॉल्युबल में एडीई की आप समझ गए कि रेटिनॉल हो गया, कैल्कीफेरॉल हो गया, टोकोफेरॉल हो गया, फाइलोक्विनिन हो गया। अब विटामिन सी जो हो गया वाटर सॉल्युबल में एस्कॉर्बिक एसिड। अब बचा विटामिन बी की पूरी फैमिली। अब ये फैमिली सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। कैसे याद करेंगे? एक ट्रिक है, इससे आप बहुत अच्छे तरीके से पूरी फैमिली को याद कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हमारे साथ स्टार्टिंग से पढ़ के आए उन्हें पता है ट्रिक। वो ट्रिक क्या है? विटामिन बी की पूरी फैमिली को याद करने का ट्रिक क्या है, जिसको ध्यान से देखिए। थानेदार ऋतिक ने नीना को पैंट पहनाकर प्यार से बायोफिल्म में साइन कराया। ठीक है, थानेदार ऋतिक ने नीना को पैंट पहनाकर प्यार से बायोफिल्म में साइन कराया। ओके, अब थानेदार का मतलब थायमीन जो विटामिन बी1 होता है, ऋतिक का मतलब राइबोफ्लेविन जो बी2 होता है, नीना का मतलब नियासिन जो बी3 होता है, पैंट का मतलब पैंटोथेनिक एसिड जो बी5 होता है, प्यार का मतलब पायरिडॉक्सिन जो बी6 होता है, बायोफिल्म का मतलब बायोटिन जो बी7 होता है, साइन का मतलब नहीं बायो होता है। ठीक है, बायोटिन का मतलब, बायो का मतलब बायोटिन बी7, फिल्म का मतलब फोलिक एसिड जो बी9 होता है, साइन का मतलब साइनोकोबालामिन जो बी12 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विटामिन बी4, ठीक है, विटामिन बी4, बी8, बी4, बी8, बी10 और बी11 ये नहीं होते हैं। ठीक है, बी4, बी8, बी10, बी11 नहीं होते हैं, बाकी सारे विटामिन हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12। ये सारा केमिकल नेम आप ऐसे याद कर सकते हैं। थानेदार ऋतिक ने नीना को पैंट पहनाकर प्यार से बायोफिल्म में साइन कराया। थानेदार मतलब वही बी1, बी2, बी3। ध्यान रखिएगा बी4 नहीं होगा, और 4 का एक मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिएगा 8, तो 4 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, उसके बाद 10, 11 नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो बी1 थानेदार, थायमीन, ऋतिक मतलब राइबोफ्लेविन, नीना का मतलब नियासिन, पैंट का मतलब पैंटोथेनिक एसिड, प्यार का मतलब पायरोडॉक्सिन, बायो का मतलब बायोटिन, फिल्म का मतलब फोलिक एसिड और साइन का मतलब साइनोकोबालामिन, जिसको हम कोबालामिन भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से आप बहुत अच्छे तरीके से 2 बार प्रैक्टिस करके विटामिन बी के केमिकल नेम को याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, विटामिन ए की डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? लॉस ऑफ विजन। ठीक है, दिखना कम हो जाता है, रतौंधी जैसी बीमारियां हो जाती हैं, विजन खराब हो जाता है, उसके सिम्टम्स हैं। विटामिन बी1 की बात करें तो बेरी बेरी, खाली आपको डिफिशियंसी डिजीज देखना है, बस यही वाला डिफिशियंसी डिजीज ध्यान रखिएगा, सिम्टम्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, डिजीज देख लीजिएगा बस। बेरी बेरी, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी बीमार हो डिजीज होता है, जिसमें बहुत ज्यादा मसल्स कमजोर हो जाते हैं, बेरी बेरी बीमारी होता है बी1 की कमी से। अब बी1 क्या था? ठीक है, बी1 क्या था आपको पता है? बी1 थानेदार ऋतिक ने, बी1 क्या होगा? थानेदार, क्या था वहां पे? थायमीन, भी हाँ थायमीन, थानेदार मतलब थायमीन, याद रखिएगा, विटामिन बी मतलब थानेदार मतलब थायमीन, तो थायमीन की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग होता है जहां पे मसूड़ी में ब्लड आने लगता है। विटामिन डी कैल्कीफेरॉल जिसको बोलते हैं, रिक्टेस सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम की अगर बात करें तो बोन एंड टू डीके, एक मिनट एक फोन आ रहा है, बाद में बात करते हैं। कैल्शियम की बात करें, बोन एंड टू डीके मतलब यहाँ पे क्या होगा? कैल्शियम की कमी से, अच्छा यहाँ कैल्शियम, आयोडीन, आयरन कुछ मिनरल्स को बता दिया है। ठीक है, चलिए, तो लेकिन यहाँ पे है तो ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम की कमी से जाहिर सी बात है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर डिजीज, घेघा रोग हो जाता है। आयरन की कमी से इनीमिया हो जाता है, जहां पे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो यहाँ ए, बी1, सी, डी थोड़ा बहुत है जिसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये केमिकल नेम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए, अब मिनरल्स की जल्दी से बात कर लेते हैं। मिनरल्स है, इसके बाद खत्म होने वाला है। ठीक है, चलिए, मिनरल्स है, थोड़ा सा और है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स नीडेड बाय द बॉडी फॉर द टिश्यू बिल्डिंग, रेगुलेशन फॉर द बॉडी फ्लूइड्स।
देखिए खनिज, मिनरल्स को हम खनिज बोलते हैं। खनिज शरीर द्वारा आवश्यक अजैविक तत्व होते हैं। इनऑर्गेनिक एलिमेंट, अभी तक जो देख रहे थे ऑर्गेनिक था, न्यूट्रिएंट्स क्या था, ऑर्गेनिक था। ठीक है, जहां पे कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन था, उसमें कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड जुड़े हुए थे अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ये इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक है। इनऑर्गेनिक में क्या आता है, जनरली धातु आते हैं, मेटल आते हैं। ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आती है, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कॉपर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब आते हैं इनऑर्गेनिक में। तो मिनरल्स ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट तत्व होते हैं नीडेड बाय द बॉडी फॉर द टिश्यू बिल्डिंग। देखिए हमारे उत्तक के निर्माण के लिए, बॉडी जो फ्लूइड होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए, और बहुत सारे बॉडी के फंक्शन, अलग अलग जो बॉडी के फंक्शन है उसको मैनेज करने के लिए, और बॉडी के स्ट्रक्चर को निर्माण करने में मदद करता है ये खनिज। ठीक है, तो खनिज शरीर द्वारा, जो मिनरल्स होते हैं शरीर द्वारा आवश्यक अजैविक तत्व होते हैं, जो उत्तक निर्माण, शरीर के द्रव्यों के नियमन, विभिन्न रासायनिक कार्यों में सहायता और शरीर संरचनाओं के लिए निर्माण में मदद करते हैं। समझ में आया? खनिज जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, जो हमारे बॉडी के टिश्यू को, उत्तक को बिल्ड करने के लिए, बॉडी में तरल पदार्थ है उसको रेगुलेट करने के लिए, शरीर संरचनाओं में निर्माण करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब एक बार बताइए यहां तक का समझ में आया, तो आगे बढ़ा जाए। हम एक बार आप कमेंट बताइए क्या यहां तक का समझ में आया? अच्छा सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, हृदय जी कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा स्लो पढ़ाइए। क्या नहीं समझ में आया? इतनी सारी चीजें आपको नहीं क्लियर हुआ? एक बार कमेंट कर दीजिए क्या सारा नहीं क्लियर हुआ। विटामिन के बारे में आपको पढ़ाए या फिर आपको मिनरल्स बताए, ठीक है, विटामिन बी का पूरा फैमिली का नेम बताए, क्या नहीं समझ में आया? अच्छा फिर से समझाना पड़ेगा। चलिए अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से समझा देंगे, चीजों को देखिए। चलिए आगे देखते हैं, अच्छे तरीके से फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, जल्दी से देखिएगा, बहुत टाइम लग रहा है, अभी और भी क्लास है। देखिए कोई बात नहीं, एक बार पढ़ के आइए, दोबारा रिपीट कर लेंगे, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो। हम क्या पढ़ रहे थे, विटामिन। ठीक है, विटामिन पढ़े, फिर यहाँ पे फैट पढ़े या फिर कार्बोहाइड्रेट, एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़े, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आपको बताया कि खनिज क्या होता है, यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये एक ऑर्गेनिक कॉन्वेंट, और कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कहीं ना कहीं कार्बन हाइड्रोजन से बने होते हैं, और इसको, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी में, अलग अलग जो बॉडी फंक्शंस होते हैं, अलग अलग जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब ये दो पार्ट में बांटा गया, एक माइक्रो और एक माइक्रो, MACRO। माइक्रो का मतलब ज्यादा, हमारे बॉडी में इसको ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ठीक है, हमारे बॉडी के फंक्शन को करने के लिए इनको ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है माइक्रो की। और माइक्रो मतलब छोटा, इसको हमारे बॉडी में थोड़ा कम मात्रा में आवश्यकता होती है हमारे बॉडी के फंक्शन को मैनेज करने के लिए। एग्जाम्पल में विटामिन और मिनरल। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। ठीक है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं ग्लूकोज, फ्रेक्टोज हो गया, शुगर में पाए जाते हैं, वीट में, गेहूं में पाए जाते हैं, ठीक है, जैगरी गुड़ में पाए जाते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। ओके, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। क्लियर? ऐसा पॉइंट बना करके लिखिएगा, एग्जाम्पल में जो है आपको बताया लिख दीजिएगा। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपको बताए थे, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन अमीनो एसिड के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होता है, हम नोट्स में ऐड कर देंगे, देख लीजिएगा। अगर एडल्ट की बात करें तो 16% उसके भार के 16% उसका प्रोटीन होता है। मतलब कि अगर वयस्क के शरीर के कुल वजन की बात करें तो 16% प्रोटीन से संबंधित होता है, और बाद में दूसरा अत्यधिक पानी होता है। ठीक है, मतलब पानी के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में कुछ है, 16% तो प्रोटीन है। ठीक है, मानव शरीर के लिए 22 अमीनो एसिड जो होते हैं इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसे ही वसा होता है, वसा पानी में इनसॉल्युबल होता है। पानी को नाम दिया पोलर सॉल्वेंट। नहीं समझ में आ रहा, पोलर सॉल्वेंट को कट कर दीजिए। नहीं समझ आया, पोलर सॉल्वेंट को कट कर दीजिए। हालांकि पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है जो हाइड्रो, क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक नहीं है, वसा इनसॉल्युबल होता है, अघुलनशील होता है, पानी में नहीं घुलता, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाता है। जैसे ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होता है। ओके चलिए, यहाँ पे सब सोर्सेस थे। विटामिन क्या होता है, विटामिन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी कमी से बहुत सारे रोग हो सकते हैं। फैट सॉल्युबल, वसा सॉल्युबल में ADEK में बांटा गया, वाटर सॉल्युबल को B एंड C विटामिन में बांटा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
जिसको आपको बता चुके हैं। यहाँ पे बताया गया है जो फैट सॉल्युबल ADE के थे उसका केमिकल नेम रेटिनॉल है, ठीक है। विटामिन डी का कैल्किफेरॉल है, के का फैलोक्विनिन है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ विटामिन बी के फैमिली को बताया गया, थायमीन। देखिए, थानेदार ऋतिक ने नीना को पैंट पहनाकर प्यार से बायोफिल्म में साइन कराया। एकदम इजी तो है, बस खाली आपको B1 B2 B3 B4 होता नहीं है, B5 B6 B7 B8 होता नहीं है, 9 के बाद 10 11 नहीं होता है। थायमिन, राइबोफ्लेविन हम इतना फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि चीजें पढ़ा चुके हैं, इजी है, आप कैप्चर करने की कोशिश करिए वरना बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन। अगर इस ट्रिक से आप इसको याद करेंगे, बस सुबह उठ के सरसरी निगाह से देख लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। चलिए, बाकी विटामिन ए की कमी से क्या होता है, हमारी आंखें लॉज ऑफ विजन की कमी हो जाती है। विटामिन B1 से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, बहुत सारे डिजीज है जो कि यहाँ मेंशन है। खनिज की बात करें अब, तो खनिज इनऑर्गेनिक एलिमेंट होता है, अजैविक तत्व होते हैं, ठीक है। नीडेड बाय द बॉडी फॉर द टिश्यू बिल्डिंग, ये आवश्यक अजैविक तत्व होते हैं जो ऊतक निर्माण, शरीर के द्रव निम्न, विभिन्न शारीरिक कार्यों में सहायता और शरीर संरचनाओं के लिए निर्माण में मदद करते हैं, ठीक है। जो मिनरल्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं जिसको हमारे बॉडी में आवश्यकता होती है सेल्स को डेवलप करने के लिए, ऊतक को डेवलप करने के लिए, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत ज्यादा, और हमारे बॉडी में जो फ्लूइड तरल पदार्थ होता है उसको मेंटेन करने के लिए खनिज बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, लेकिन हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक मेजर मिनरल्स, एक ट्रेस मिनरल्स, ठीक है। जैसे हम न्यूट्रिएंट्स में देखे थे, आप मेजर ट्रेस को भूल जाइए, आप इस तरह देखिए, जैसे न्यूट्रिएंट्स में देखे थे कि दो तरह का था, एक माइक्रो और एक माइक्रो, सेम यहाँ पे भी वही है, एक MACRO माइक्रो मिनरल्स और एक है MICRO माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो का मतलब ज्यादा, रिक्वायर्ड इन अमाउंट ग्रेटर देन 100 mg पर डे, मतलब प्रमुख खनिज की बात करें जिसको मेजर मिनरल्स कहते हैं, जिनकी आवश्यकता रोजाना 100 मिलीग्राम से अधिक होती है, इन्हें मैक्रो कहते हैं। मैक्रो का मतलब होता ही है ज्यादा, इन्हें मैक्रो खनिज भी कहा जाता है। सूक्ष्म खनिज जिसको ट्रेस कहते हैं, जिनकी आवश्यकता रोजाना 100 मिलीग्राम से कम होती है, क्योंकि मैक्रो मतलब रिक्वायर्ड इन डाइट अमाउंट लेसर देन 100 mg, एक 100 mg से ज्यादा की आवश्यकता होती है उसको माइक्रो या मेजर कहते हैं, और एक 100 mg पर डे से कम की आवश्यकता होती है इसको माइक्रो या फिर ट्रेस कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही लिखना है, क्लियर हो गया। चलिए, अगर एग्जाम्पल बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल में यहाँ कैल्शियम लिख दीजिएगा, क्या, कैल्शियम। और जो माइक्रो है, ओके, मेजर में कैल्शियम बता दीजिएगा। कैल्शियम मतलब कैल्शियम जो कि दूध वगैरह में, डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है, इसकी हमारे बॉडी में ज्यादा आवश्यकता होती है। और सूक्ष्म खनिज का एग्जाम्पल बता दीजिएगा आयरन। आयरन की हमारी बॉडी में 100 मिलीग्राम से कम की आवश्यकता होती है, जो कि ये माइक्रो मिनरल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ यहाँ पे MCQ जल्दी से बता दीजिए, विच न्यूट्रिएंट्स इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ टिश्यू, कौन सा यहाँ न्यूट्रिएंट्स ऐसा है जो कि हम प्राइमरली इन्वॉल्व, प्राथमिकता इन्वॉल्व होता है रिपेयर एंड ग्रोथ, टिश्यू ऊतक के रिपेयर के लिए और उसके ग्रोथ के लिए, कौन सा यहाँ न्यूट्रिएंट्स है जो प्राथमिक रूप से इन्वॉल्व होता है। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, बताइए। रिपेयर की बात कर रहा है, बताइए कौन सा यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है जो टिश्यू के ग्रोथ, अच्छा आप लोग यहाँ पे तो है ही नहीं, हम देखेंगे कैसे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, अब तो हमें ऐसे ही बताना पड़ेगा अंदाज, इसका करेक्ट आंसर आप जो भी बता रहे होंगे वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या है पता है, प्रोटीन है, बी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। ओके, बी राइट आंसर। आप क्या बता रहे थे एक बार हम देख लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप भी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी से कवर करते हैं। ओके, ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट मत लगाइए, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है, ठीक है। ग्रोथ, टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, सेल को रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए प्रोटीन होता है, बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ना कि कार्बोहाइड्रेट की। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन, हमारे बॉडी में प्रोटीन का फंक्शन नहीं है। एंजाइम प्रोडक्शन, इम्यून फंक्शन, हार्मोन रेगुलेशन या विटामिन स्टोरेज। एंजाइम प्रोडक्शन, इम्यून फंक्शन, हार्मोन रेगुलेशन या विटामिन स्टोरेज, कौन सा हमारे बॉडी में प्रोटीन का फंक्शन नहीं है। एंजाइम का प्रोडक्शन होना, इम्यून का फंक्शन डेवलप होना, हार्मोन का रेगुलेशन या विटामिन स्टोरेज। तो प्रोटीन की अगर बात करें कि हमारे बॉडी में प्रोटीन का फंक्शन नहीं है, विटामिन स्टोरेज, विटामिन को कहाँ स्टोर करता है, प्रोटीन विटामिन को स्टोर नहीं करता।
एंजाइम का प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, इम्यून फंक्शन को बढ़ाएगा, क्योंकि हम स्ट्रांग होंगे, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होगी। अलग अलग हार्मोन जैसे इंसुलिन हार्मोन्स वगैरह एक्टिव होंगे, लेकिन विटामिन को स्टोर नहीं करता। तो डी राइट आंसर है। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट, ध्यान दीजिएगा, MACRO, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पर ग्राम। कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है हमें ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक है, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो की बात हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, फैट, वसा, इसकी बात हो रहा है माइक्रो की। अगर माइक्रो होता तो यहाँ विटामिन और मिनरल्स आते। तो यहाँ बताइए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है प्रोवाइड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पर ग्राम, कौन सा है जो ज्यादा एनर्जी हमें देता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर। ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट हमें देता है 4 किलो कैलोरी, ठीक है, 4 किलो कैलोरी देता है पर डे पर ग्राम। प्रोटीन भी देता है 4 KCl, ठीक है, लेकिन जो फैट होता है ये देता है 9 KCl, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हमें ऊर्जा मिलता है वो फैट से मिलता है, ध्यान रखिएगा। भले ही आप कार्बोहाइड्रेट अपना ईगो दिखा रहा हो और दुनिया भर को बता रहा हो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स कार्बोहाइड्रेट है, भले ही कार्बोहाइड्रेट अपने आप को दिखा रहा हो। सॉरी, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए ना, गले में। लेकिन यहाँ पे जो प्राथमिक कह सकते हैं ज्यादा ऊर्जा मिलता है वो हमें फैट से मिलता है, वसा से मिलता है, ठीक है, 9 KCl। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल है। MACRO है, ध्यान रखिएगा, MI होता तो कम की, MACRO मतलब ज्यादा मात्रा में हो सकता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, वाटर। विटामिन मिनरल्स, विटामिन मिनरल्स चले गए तो किसमें, माइक्रो में। यहाँ MA पूछ रहा है, इसका मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये किसके एग्जांपल है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो यही क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया। कोई डाउट है तो आदिश्री.official, उदित फार्मेसी इंस्टा ID है, फॉलो कर सकते हैं।